नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। पश्चिम एशिया, जहां हर संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य को हिला देता है। कई दिन हो चुके हैं, अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला, मिसाइलें चली, शहर जले, लेकिन इस बार कुछ अलग है। ना कोई बड़ा गठबंधन, ना कोई साथ खड़ा यूरोप, ना एशिया की ताकतें, और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। क्या दुनिया बदल रही है या अमेरिका अकेला पड़ रहा है, अलग थलग पड़ रहा है? ऐसे में दुनिया में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर क्यों अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध में पहले की तरह का समर्थन हासिल नहीं हुआ? पश्चिमी देशों का संगठन नाटो इस युद्ध में अब तक क्यों नहीं कूदा? यूरोप की सभी बड़ी ताकतें इस संघर्ष को लेकर क्या रुख इख्तियार कर रही हैं? एशिया में मौजूद अमेरिका के सहयोगी क्या कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? इसी पर देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, बारूद पर दुनिया। बारूद पर दुनिया, ट्रिगर पर उंगलियां। तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन। मिसाइलें बोल रही, डिप्लोमेसी खामोश। तीन ताकतें, दांव पर दुनिया सारी। जंग नहीं, सर्वनाश का ट्रेलर। नक्शा नहीं, अब इतिहास बदलेगा। मौत का काउंटडाउन। पश्चिम एशिया में जंग जारी है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल, दूसरी तरफ ईरान है। हमले लगातार हो रहे हैं। ईरान युद्ध और भयावह होता जा रहा है। न तो ईरान झुकने को तैयार है और न अमेरिका इजराइल छोड़ने को तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मारने के बाद अब इजराइल ने ईरान के दो बड़े चेहरे, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और ईरानी कमांडर गोलमरेजा सुलेमानी को मार गिराने का दावा किया। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए और पूरी दुनिया को इस ऑपरेशन की जानकारी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सामने आए और उन्होंने भी दोनों ईरानी नेताओं के मारे जाने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा, वो इसका बदला जरूर लेगा। इसकी झलक ईरान ने दिखा दी। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान के इस अटैक में इजराइल को भी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, ईरान ने दुबई एयरपोर्ट के पास मिसाइलें दागी और यूएई के तेल ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन पर भी ईरानी मिसाइलें गिरी। तेल रुका तो दुनिया रुकेगी। इस महायुद्ध का सबसे बड़ा हथियार मिसाइल ही नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी बन गया है। दुनिया के करीब 20% तेल का रास्ता अब बंद है। नतीजा, तेल की कीमतें आसमान पर हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। युद्ध अब सिर्फ सीमाओं में नहीं, बल्कि हर देश की जेब तक पहुंच चुका है। इन सब के बीच ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का मन भारी हो चुका है। रह रह कर उनका दर्द छलक रहा है। अपनों की दगाबाजी देख वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। यही कारण है कि अब वो नाम लेकर अपने सहयोगी देशों को कोस रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो देश से नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह है
नाटो देशों का ईरान जंग में शामिल होने से इनकार कर देना। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को किसी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं है, जबकि हकीकत तो यही है कि अमेरिका ने खुद नाटो ही नहीं बल्कि चीन समेत कई देशों से ईरान जंग और होर्मुज में उतरने की अपील की थी। ट्रंप का छल का दर्द। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हों कि नाटो देशों के रुख से उन्हें हैरानी नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल भून रहे हैं। उन्हें नाटो पर गुस्सा आ रहा है। यही कारण है कि वो गम छिपाकर भी नहीं छिपा पा रहे हैं। अब तो वो नाम लेकर कोसने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के रुख पर कहा, मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि नाटो एक तरफा व्यवस्था है। हम उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन जरूरत के समय वे हमारे लिए कुछ नहीं करते। अमेरिका क्यों पड़ा अकेला? इतिहास गवाह है, जब भी अमेरिका युद्ध में उतरा उसके साथ गठबंधन खड़ा हुआ, लेकिन इस बार चुप्पी है। यूरोप के बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली साफ कह चुके हैं ये जंग हमारी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है क्यों? पहली वजह अंतर्राष्ट्रीय कानून। यूरोप का मानना है कि ये युद्ध बिना सामूहिक सहमति के शुरू हुआ। और दूसरी वजह विश्वास की कमी। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका का सालों से सहयोगियों के साथ तनावपूर्ण रिश्तों का असर अब दिख रहा है। जबकि तीसरी वजह युद्ध का उद्देश्य साफ नहीं है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा, हमने ईरान की नौसेना, वायुसेना, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को खत्म कर दिया है और उनके शीर्ष नेतृत्व को भी लगभग समाप्त कर दिया है। शांति हारी, जंग बेकाबू। अमेरिका चाहता है ईरान का तख्ता पलट, इजराइल चाहता है अस्तित्व का खतरा खत्म करना और ईरान चाहता है इस पूरे क्षेत्र से अमेरिका को बाहर निकालना। पश्चिम एशिया के इतिहास में सबसे खूनी अध्याय लिखा जा चुका है। ट्रंप की एपिक फ्यूरी ने जो बारूद बिछाया है उसे बुझाने के लिए अब पानी नहीं, कूटनीति की जरूरत है। लेकिन कूटनीति के लिए भी वक्त चाहिए और वो वक्त इन मिसाइलों के धुएं में खो चुका है। आज की स्थिति नॉकआउट पंच जैसी है। इजराइल अब सिर्फ रक्षा नहीं कर रहा, वो पश्चिम एशिया का नक्शा बदलने की कोशिश में है। हिजबुल्लाह की कमर टूट चुकी है, हमास मलबे में तब्दील है, लेकिन ईरान अभी भी एक घायल शेर की तरह खड़ा है। बहुत गहरी है महायुद्ध की पटकथा। नेतृत्व पर हमला। इजराइल ने दावा किया कि उसने ईरान के लीडरशिप को निशाना बनाया, जिसमें शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मारे गए। तेहरान में IRGC के मुख्यालय पर सीधा हमला हुआ। इराक, सीरिया और यमन को पूरी तरह निगल जाएगा। वहीं गल्फ देश जो अब तक तटस्थ थे अब मुख्य निशाने पर हैं। आर्थिक तबाही, होर्मुज जल डमरू मध्य का बंद होना तेल की कीमतों का $150 के पार ले जा सकता है। ये सिर्फ पश्चिम एशिया की नहीं, दुनिया की अर्थव्यवस्था का अंत हो सकता है। परमाणु विकल्प। अगर इजराइल को लगा कि उसके अस्तित्व पर संकट है, तो क्या वो ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर का इस्तेमाल करेगा? भविष्य के 3 रास्ते हैं, तीनों ही पथरीले। पहला, सीधा टकराव। अगर ईरान ने अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया तो इजराइल सीधे तेहरान पर हमला करेगा। ये केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को ठप करने वाला महायुद्ध होगा। दूसरा, नया समीकरण। अमेरिका के अगले कदम तय करेंगे कि क्या ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाया जा सकता है या उसे पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाएगा। तीसरा, अघोषित युद्ध का विस्तार। शायद कोई बड़ा युद्ध न हो, लेकिन आने वाले सालों में हम ड्रोन और डेटा की ऐसी जंग देखेंगे जहां देश सुरक्षित रहेंगे लेकिन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर रोज तबाह होंगे। इतिहास गवाह है, पश्चिम एशिया में जब भी शांति की कोशिश हुई है, शोर और बढ़ गया है। ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये केवल 3 देश नहीं बल्कि 3 विचारधाराएं हैं जो आपस में टकरा रही हैं। आगे क्या होगा, इसका जवाब किसी कूटनीति की किताब में नहीं बल्कि उस उंगली पर है जो मिसाइल के बटन पर रखी है। भारत बना उम्मीद की किरण। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसको लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है।
दोनों ही देशों में आम नागरिक युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। इसी बीच भारत ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए ईरान के लोगों के लिए मदद के लिए मेडिकल सहायता की पहली खेप भेजी। भारत का इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच अच्छा रिश्ता है और मुश्किल दौर में भारत ने ईरान को सहायता देकर एक संदेश दिया है, जिस पर ईरानी दूतावास ने भारत के इस मानवीय कदम की सराहना करते हुए तहे दिल से आभार जताया है। और ईरानी दूतावास ने भारत के इस मेडिकल सहायता को ईरान के रेड क्रिसेंट सोसाइटी को पहुंचा दिया। घायलों के इलाज में मिलेगी मदद। ये दवाइयां और चिकित्सा उपकरण ऐसे समय में भेजे गए हैं जब युद्ध और लगातार हो रहे हमलों के कारण प्रभावित इलाकों में घायलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वहां के अस्पतालों और आपातकालीन टीमों पर भारी दबाव है, जिन्हें इस खेप से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले करीब 3 हफ्तों से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। मिसाइल और हवाई हमलों के कारण इस क्षेत्र में भारी जान माल का नुकसान हो रहा है। हाल ही में ईरान के शीर्ष अधिकारियों के मारे जाने के बाद ये संघर्ष और भी हिंसक हो गया, जिसका सबसे बुरा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। भारत के अलावा कई अन्य देशों ने भी ईरान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। चीन की ओर से भी मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजने की घोषणा की गई है, जबकि रूस ने भी चिकित्सा सहयोग और इमरजेंसी इक्विपमेंट उपलब्ध कराने की बात कही है। इसके साथ ही कुछ खाड़ी देशों ने भी सीमित स्तर पर दवाइयां और राहत सामग्री भेजकर सहयोग जताया है। इन प्रयासों का उद्देश्य क्षेत्र में मानवीय संकट को कम करना और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना है। वहीं फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने भी ईरान को खाड़ी देशों पर हमला न करने की नसीहत दी है। हालांकि हमास ने ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार की वकालत करते हुए इजराइल और अमेरिका की कड़ी निंदा भी की। बारूद पर दुनिया, ये इंडिकेशन अब हर एक एक्सपर्ट मान रहा है। जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं 21 दिन तो हो गए, अभी कब तक ये संकेत, कब तक ये जंग इसी तरीके से चलेगी, डीएस्केलेशन के कोई संकेत फिलहाल जवाब क्लियर नहीं है। दुनिया बारूद पर खड़ी है और एक चिंगारी इसको बहुत बुरी तरह से सुलगा सकती है। लेकिन महायुद्ध की इन परिस्थितियों के बीच सबसे ज्वलंत सवाल ये परमाणु प्रोग्राम, क्या ईरान उस दहलीज को पार कर चुका है? अमेरिका की दुविधा साफ है, वो एक और अंतहीन युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वो इजराइल को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। लाल सागर से लेके लेबनान तक की पहाड़ियों तक बारूद बिक चुका है। बस एक छोटी सी चिंगारी और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। क्या दुनिया एक नई परमाणु शक्ति के उदय को देख रही है, या इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को परमाणु दौर में दाखिल होने से पहले ही तबाह कर देगा? बारूद बिक चुका है, चिंगारी जल चुकी है। अगला कदम जो पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकता है, उसको लेकर क्या कुछ इंडिकेशंस हैं, ये रिपोर्ट देखिए। अब की जंग आखिरी जंग। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का असेसमेंट दोनों खौफनाक संकेत दे रहे हैं। ईरान के पास 440 किलोग्राम से ज्यादा 60% तक हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जो कि अंडरग्राउंड है। ये वो मात्रा है जिसका अगर आगे प्रमोशन यानी विकसित किया जाए तो 10 से ज्यादा परमाणु बम बन सकते हैं। क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? ईरान का आधिकारिक रुख है कि उसका ये परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद वो फतवा भी इतिहास बन चुका है, जो परमाणु हथियार न बनाने की कसम देता था। दूसरी तरफ इजराइल ने साफ कर दिया, हम खामेनेई के उत्तराधिकारी को परमाणु बम के साथ नहीं देख सकते। ईरान ने अपनी फतेह मिसाइलों को अलर्ट मोड पर रखा है, जो 13 गुना ज्यादा रफ्तार से इजराइल को निशाना बना सकती है। वहीं अमेरिका, जो इस बारूद के ढेर पर खड़ा होकर भी असमंजस में है। एक तरफ एंडलेस वॉर यानी अंतहीन युद्ध का डर, और दूसरी तरफ इजराइल एलोन यानी इजराइल को अकेला छोड़ने का आत्मघाती विकल्प। लेकिन इतिहास गवाह है, पिछले युद्धों ने अमेरिका को कमजोर किया है, लेकिन इस बार लाल सागर में हूतियों का आतंक और लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल को अकेला नहीं छोड़ सकते। उधर रूस और चीन की चेतावनी, इससे साफ जाहिर होता है कि तीसरा विश्व युद्ध इनके फैसलों से तय होगा। बारूद का नक्शा लाल सागर से लेबनान तक। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के बंकर ब्लास्ट अटैक का मामला उल्टा है। एक सदस्य ने खुद पहल की बाकियों से साथ मांगा, लेकिन नियम कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं, और शायद यही वजह है
नाटो इस बार सिर्फ देख रहा है। कहां है एशिया? जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, फिर भी दूरी बनाए हुए हैं। इसकी वजह है पहला, जनता का विरोध। जापान में बड़ी संख्या में लोग इस युद्ध के खिलाफ हैं। दूसरा, संविधान और नीति। जापान का युद्ध विरोधी संविधान है। तीसरा, डर कहीं ये युद्ध और न फैल जाए। और चौथा, हितों का संतुलन। एशियाई देश अमेरिका से भी जुड़े और ऊर्जा के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर हैं, इसलिए संतुलन ही रणनीति है। रेड अलर्ट पर दुनिया सिर्फ चुप नहीं है, कुछ देश खोलकर विरोध में भी हैं। रूस, चीन दोनों ने इस युद्ध का विरोध किया है, क्योंकि ये मौका है वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने का। अगर अमेरिका कमजोर होता है तो नया समीकरण बनेगा। लैटिन अमेरिका के कई देश भी सीज फायर की मांग कर रहे हैं। कुछ देश न समर्थन में हैं, न विरोध में, बल्कि अपने हित को बचाने में लगे हैं। भारत, तुर्की, पाकिस्तान, इनका फोकस तेल, व्यापार और स्थिरता। इन देशों की नीति साफ है कि किसी का युद्ध हमारा संकट नहीं बनना चाहिए, लेकिन युद्ध का असली असर जमीन पर दिखता है। लेबनान, जहां हर दिन मिसाइलें गिर रही हैं, लोग घर छोड़ रहे हैं, शहर खाली हो रहे हैं, डर हर गली में है। ईरान में जहां सैकड़ों नहीं, हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, और खाड़ी क्षेत्र में जहां हर जहाज, हर उड़ान खतरे में है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह बदलती दुनिया की कहानी है, जहां गठबंधन कमजोर हो रहे हैं, देश अपने अपने रास्ते चुन रहे हैं, जहां ताकत है, भरोसा नहीं, जहां युद्ध है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि क्या यह नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है या एक लंबी जंग का आगाज। फैसला अभी बाकी है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश, प्रदेश, विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।